Good morning to all. Uh, we will discuss about in this topic S block तत्वों के कंपाउंड। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में आज देखेंगे। यह आपका एस ब्लॉक एलिमेंट यूनिट 3 का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ आप देखेंगे एस ब्लॉक तत्वों के यौगिक के बारे में और साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक हैं जो एस ब्लॉक तत्वों के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी हम बता देंगे आपको। फर्स्ट है ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है पर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है और नाउ अगेन है सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये 4 ऑक्साइड्स हैं। आप इन दिस जनरल वे में अगर मैं कहूँ तो अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी पैरा ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं कम है, या तो ऑक्साइड से या हाइड्रो ऑक्साइड से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इन सबका जो स्टडी करने का जो पैटर्न होगा वो सबका सेम होगा। जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। सपोज एग्जांपल लेती हूँ एक ऑक्साइड्स का, तो ऑक्साइड्स है क्या ये थोड़ा सा बहुत डिस्कस करेंगे आप। ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपको बार बार कहती हूँ मैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बुक में अगर 10, 5, 7 ऐसा दिया है तो आपको इतना नहीं पढ़ना है। आपके क्वेश्चंस जो है 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं आने वाला है एक क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको NE2 करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन NE2 करना है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ है इसमें प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से आपको लिखने हैं। और अगर यूज़ दिया है उसका तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यूज़ कंपलसरी नहीं है। लेकिन इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड करना इसेंशियल है। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट के साथ आप ऑक्साइड्स को भी पढ़ेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड्स को भी पढ़ेंगे, पर ऑक्साइड्स को भी पढ़ेंगे और सुपर ऑक्साइड्स को भी पढ़ेंगे। ओके, एस ब्लॉक तत्वों के यौगिक में कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्साइड्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे। एस ब्लॉक तत्वों का ऑक्सीजन के साथ बने जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्साइड्स। कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट हो, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरीके से एस ब्लॉक का एक हो जाएगा एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे सोडियम है और ऑक्सीजन 2, तो ये दोनों मिलकर के कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे। तो ये रहा ऑक्साइड का इंट्रोडक्शन, जैसे कि फॉर्मेट में आपको बताया गया। ऑक्साइड्स बनाने की सामान्य विधि है जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन NE2 करने हैं। जैसे कि यहाँ पे एस ब्लॉक तत्वों को वायु की उपस्थिति में सीधे गर्म करने पर ऑक्साइड्स प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस हो रहा है तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो अमाउंट ऑफ 4 लेते हैं और इसको 2 लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2Na2 और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ हो जाएगा नीचे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मैग्नीशियम प्लस O2, 2 मैग्नीशियम O और पोटेशियम ऑक्साइड्स 2K2O। ठीक है, अगेन हम देखेंगे नीचे एस ब्लॉक तत्वों के कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्साइड्स बनाते हैं, किंतु लिथियम के अतिरिक्त अन्य क्षार धातुओं के कार्बोनेट स्थायी होते हैं तथा गर्म करने पर क्या होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लिथियम कार्बोनेट, ये डाइलिथियम कार्बोनेट भी पढ़ सकते हो इसको। तो जो एस ब्लॉक तत्वों के कार्बोनेट्स हैं, मतलब एस ब्लॉक में आपका लिथियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इनके साथ जो कार्बोनेट हैं वो क्या होंगे, अपघटित होकर ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो लिथियम के डाइऑक्साइड, लिथियम के ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया और कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया, डिसोसिएट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, एक ऑक्सीजन है जो उसको किसको दे दिया, लिथियम को दे दिया, तो लिथियम भी बैलेंस बना लिया अपना लिथियम ऑक्साइड का, और यहाँ ये जो कार्बोनेट है वो डिसोसिएट हो गया। तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट का हीट करने से होगा मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मैंने कहा था कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आपको इंक्लूड करने हैं। तो एस ब्लॉक तत्वों के ऑक्साइड्स क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इस कारण से ये जल में शीघ्रता से घुलकर क्षार बनाते हैं।
ठीक है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिल करके या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, सोडियम ऑक्साइड जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिल करके क्या बनाएंगे, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंक्लूड होंगे और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये ऑक्साइड्स अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका बेरियम ऑक्साइड्स 2HCl के साथ रिएक्शन करके बेरियम क्लोराइड बनाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में आपको डिस्कस किया आपके साथ डिस्कस किया गया है। इस बेरियम क्लोराइड बनाता है एसिड के साथ रिएक्शंस करके ऐसा। प्लस H2O, यहाँ बेरियम की जगह बेरिलियम भी ले सकते हैं आप। और बेरिलियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं और बेरिलियम ऑक्साइड देता है जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शंस करता है। तो जैसे कि ये सोडियम बेरिलेट का स्ट्रक्चर है और ये है बेरिलियम क्लोराइड का। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्हें प्रीवियस सेकेंड एस ब्लॉक एलिमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेरिलियम ऑक्साइड्स प्लस 2HCl, बेरिलियम अमाउंट ऑफ 2 है, क्लोरीन यहाँ पे मेरे पास 2 हैं तो बेरिलियम के क्लोराइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ 2 के साथ। प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो दोनों कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अगेन बेरिलियम ऑक्साइड्स प्लस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम बेरिलेट का फॉर्मेशन होता है और H2O बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोक्साइड्स, तो ये होगा एस ब्लॉक तत्वों में क्षार धातुएं है ना, MOH मेटल हाइड्रोक्साइड, M का मतलब है मेटल और हाइड्रोक्साइड्स प्रकार के होते हैं। जैसे कि M की जगह लिथियम लग जाएगा, सोडियम लग जाएगा, पोटेशियम लग जाएगा और आपका हाइड्रोक्साइड तो है ही, हाइड्रोक्साइड। देन इसको हम एक साथ स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो आप जो ऑक्साइड्स थे उसको कंप्लीट कर लिया। अब किसकी बारी है, हाइड्रोक्साइड की बारी है। और हाइड्रोक्साइड को किस में देखेंगे हम, उनके इंट्रोडक्शन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बारी आती है तो कहीं कहीं हाइड्रोक्साइड्स में ये भी ज़रूरत पड़ेगी कि हाइड्रोक्सिल के नंबर्स को बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्षार धातुएं, इनके ऑक्साइड्स, पैराऑक्साइड्स तथा सुपर ऑक्साइड्स जल में क्या होते हैं, विलय होकर के घुलनशील हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जिन्हें हम क्षार या एल्कलाइज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे तो 2 सोडियम वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस करके 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं प्लस H2 गैस रिलीज करते हैं। लिथियम ऑक्साइड्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड्स और 2 सोडियम ऑक्साइड्स प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल करके 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में आप देख पा रहे होंगे कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हाइड्रोक्साइड है यहाँ, और आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड में भी लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी सोडियम के हाइड्रोक्साइड है और ये पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड। तो आपकी ऑन चॉइस है, आप किसी 2 रिएक्शन को आप एग्जाम में लिखिएगा। और क्षार धातुओं की जल में अभिक्रिया इतनी उष्मा छेपी होती है कि यह मुक्त हुई हाइड्रोजन विस्फोट के साथ जलती है, इसलिए क्षार धातुओं को जल के संपर्क में नहीं रखा जाता। क्षारीय मृदा धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण कम होने के कारण ये क्षारीय धातुओं की तुलना में जल के प्रति कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। इस परिवार का प्रथम सदस्य बेरिलियम जल के साथ क्रिया नहीं करता, जबकि मैग्नीशियम गर्म उबलते जल या भाप से क्रिया करके मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, या मैग्नीशियम का दुग्ध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है। पूछेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और शेष धातुएं ठंडे जल में भी क्रिया कर लेती है और इनकी जो क्रियाशीलता है वो वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंतर्गत हम देखेंगे मैग्नीशियम का जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होगा, दैट मीन्स स्टीम डिस्टिलेशन, यहाँ पे भाप लिखा है मतलब। और मैग्नीशियम का ये वाटर मॉलिक्यूल्स 2 हाइड्रोक्साइड रिलीज करेगा और 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस आपका फॉर्म हो गया और यहाँ पे हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन इसी प्रकार से हम देखेंगे कैल्शियम का 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड को जनरेट करता है, तो इसके लिए हम कैल्शियम में 2 हाइड्रोक्साइड को एक साथ दे देंगे तो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। प्लस जो
2 हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं वो आपका बच जाएगा। तो जब धात्विक ऑक्साइड्स को जल में घोला जाता है तब भी हाइड्रोक्साइड्स का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्षार धातुएं तत्वों के हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षार होते हैं, जबकि लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके से सभी हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील होते हैं तथा पूर्ण रूप में आयनीकृत होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोक्साइड्स की भी स्टडी की गई, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखा गया और उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आप तो यहीं से आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में भी जो प्रीवियस पेज में भी आपको रिएक्शन दिख रहे थे उसको भी आप कंसीडर कर सकते थे। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है लिथियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड तथा जल देता है, तो ये भी आप कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन और सोडियम रिलीज़ करेगा, ये भी बता रहा है। और इनकी जो टेम्परेचर वैल्यू होगी वो 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होंगी। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल्स आयंस मुक्त करते हैं तथा ऐसा धातुओं की कम आयनन ऊर्जाओं के कारण होती है। आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पता होनी चाहिए कि किसी भी मेटल को अगर हम रेडिएशन दें तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो आयंस के फॉर्म में अगर हो तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जिसमें मेटल और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड का विदलित होकर हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज़ करते हैं, चूँकि वर्ग में नीचे जाने पर आयनन ऊर्जाएं क्या होती हैं, घटती हैं। अतः उनके हाइड्रोक्साइड्स भी क्षारीय सामर्थ्य बढ़ती है, हालांकि ये क्षारीय धातुओं के हाइड्रोक्साइड से कम क्षारीय होते हैं। तो ये सीरीज़ है जो हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति को बता रहा है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से जो है बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे नीचे क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स के जल में विलेयता वर्ग में नीचे जाने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात जल में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड निम्नतम जबकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सर्वाधिक विलेय होता है। अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी लवण की जल में विलेयता जालक एवं जलयोजन ऊर्जा द्वारा ही प्रभावित होती है। जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, एक साल्ट है, और उसको हम अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो उसके लिए हमको लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी ज़रूरी है, या वो सब इफेक्ट पहुंचाती है। और जालक ऊर्जा को निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन भी दिया गया है और हाइड्रेशन एनर्जी की भी डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ ठोस में अनंत दूरी पर उपस्थित एक मोल आयंस को गैसीय अवस्था में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। और जलयोजन ऊर्जा को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को, कि लवण के 1 मोल आयंस के, यह हमारे टर्म्स में है, केमिकल टर्म्स के डेफिनेशन है। इसको आप एग्जाम में ज्यों का त्यों लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी तो एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट आप जो समझे हैं वैसा लिखेंगे। लवण के कोई साल्ट है, उसके 1 मोल आयंस के जलयोजन के परिणाम स्वरूप मुक्त हुई ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। तो यदि हम जलयोजन ऊर्जा की बात करें तो बड़ी होती है किससे, जालक ऊर्जा से। लवण जब घुल जाए तब, अगर लवण नहीं घुला रहता तो जालक ऊर्जा बड़ी रहती है। जालक ऊर्जा मतलब लैटिस एनर्जी टूट जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स में घुलने से टूट जाती है, तो जलीय हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब तक नहीं घुली रहती है तब उसकी लैटिस में प्रॉपर एग्रीगेशन बना रहता है सोडियम और क्लोराइड का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जालक ऊर्जा बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार दिया गया है। और हम क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड की स्थिति में अगर पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक जो एलिमेंट है, या पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं सबका कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टच करना ही पड़ता है, क्योंकि ये सब आपके पीरियोडिक टेबल के ही एलिमेंट है। इसलिए वर्ग में ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो जालक ऊर्जा तथा जलयोजन ऊर्जा दोनों के मान में क्या आती है, कमी आती है। क्यों आती है, क्योंकि धनायन के आकार में कमी हो जाती है, परंतु जलयोजन ऊर्जा में कमी अपेक्षाकृत कम होती है। अतः अंतिम रूप से वर्ग में नीचे जाने पर जलयोजन ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः इन हाइड्रोक्साइड्स की जल में विलेयता भी
बढ़ती है। तो यहाँ देखेंगे आप बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक जल में विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सब नोटेड वाला पॉइंट है, ये सब आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही साथ हम यहाँ पराऑक्साइड्स की स्टडी करेंगे। पराऑक्साइड्स में देखेंगे O2 2- होता है और यह जो आयंस होते हैं वो हाइड्रोजन पराऑक्साइड्स के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को क्षार धातु द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होता है। तो इस कारण से हम M2O2 फार्मूला से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। M2 की जगह कोई मेटल हो सकता है और ऑक्सीजन तो है ही। तो सोडियम देखो Na2 डाई सोडियम डाई ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। बेरिलियम के अतिरिक्त सभी क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं MO2 प्रकार के पराऑक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका पराऑक्साइड्स का या हाइड्रोजन पराऑक्साइड्स का या फिर मेटल पराऑक्साइड्स का आप इंट्रोडक्शन देख लिए। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में Na2 करना है तो Na2 हम देख लेते हैं। ठीक है, Na2 देख लेंगे और इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या करना है, धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना है। ठीक है, धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने के लिए 2 सोडियम प्लस O2 एक्सिस अमाउंट में लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 300 डिग्री सेल्सियस पर Na